अभी आपका करेंट जो चैप्टर है वो है स्क्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। स्क्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस हो चुका था और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के साथ साथ मैंने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था यूरिन पाथवे एज वेल एज ब्लड पाथवे। ठीक है, दोनों का पाथवे मैंने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जैसे कि अदर जो पार्ट आप पढ़ते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ समझना ज़्यादा है। यहाँ पे फार्मूले भी आपको मिलेंगे, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ओल्ड वाले अप्लाई करने होंगे। ठीक है, ओल्ड वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताया था कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेट करना होगा कार्डियक आउटपुट को, और उसके साथ साथ आप यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, ये जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है इसके टोटल जो है 3 स्टेप होते हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। दीज आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसमें मेन जो आपका प्रोसेस है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये समझने वाला टॉपिक है और ज़्यादा डिस्कशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे ही है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन है, इस पे डिस्कशन थोड़ा कम है। ठीक है, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ज़्यादा समझना है और यहाँ पे आपको फार्मूला भी मिलेगा एक। ठीक है, उस फार्मूला को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बेसिक समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है। ठीक है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको याद रखना होगा कि नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड लेके आता है वो कौन लेके आता है, वो एफरेंट आर्टियोल्स लेके आता है। और एफरेंट आर्टियोल्स मैंने बताया था कि ये रीनल आर्टरी का ब्रांच है और रीनल आर्टरी जो है वो डार्सल अयोर्टा का पार्ट है और डार्सल अयोर्टा इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक अयोर्टा एंड सिस्टमिक अयोर्टा अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये सारा पॉइंट मैंने बता दिया था। दैट मीन्स कि स्टोरी स्टार्ट हो रही है ब्लड फ्लो की, वो स्टार्ट हो रही है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो होगा तो जाएगा ब्लड कहाँ पे, सिस्टमिक अयोर्टा में। सिस्टमिक अयोर्टा से डॉर्सल अयोर्टा, डॉर्सल अयोर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से देन एफरेंट आर्टियोल्स, और एफरेंट आर्टियोल्स जो है वो बोमन कैप्सूल में ब्लड लेके आएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एफरेंट आर्टियोल्स है। आप यहाँ पे लेबलिंग भी कर सकते हैं एफरेंट आर्टियोल्स को, एफरेंट आर्टियोल्स, और ये आपका क्या है, इफरेंट आर्टियोल्स। ये इफरेंट आर्टियोल्स है। ठीक है, एफरेंट से ब्लड आया। ठीक है, जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड है, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, यहाँ पे जो मेजर इम्प्योरिटी है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। ठीक है, ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो गए। कुछ एक्सेस मटेरियल भी होते हैं जो हमारे डाइट के साथ जाते हैं और उनका कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है तो वो भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसका कुछ पार्ट बॉडी में रिटेन होता है और जो एक्सेस होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो एफरेंट आर्टियोल्स है, उस एफरेंट आर्टियोल में जो इम्प्योर ब्लड है, उस इम्प्योर ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और साथ ही साथ जो एक्सेस मटेरियल है वो भी क्या होंगे, फिल्टर होंगे। ठीक है, एक्चुअली जब ब्लड यहाँ से आता है तो मैं आपको बता दूं कि एफरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर होता है वाइडर। ठीक है,
एज़ कम्पेयर टू इफरेंट। एफरेंट का डायमीटर वाइडर होता है और ये होता है नैरोवर। ठीक है, नैरोवर होने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे ग्लोमरुलस में ये जो पार्ट है, मैंने बताया था कि ये क्या है, ग्लोमरुलस है। और ग्लोमरुलस एक्चुअली क्या होता है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी, दैट मीन्स कि वो क्लस्टर है ब्लड कैपिलरी का, ब्लड कैपिलरी का वो क्लस्टर है, और उसके अंदर इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वो आगे जो जाएगा तो उसका जो आर्टिकल्स है जिसके थ्रू वो जाएगा, उसकी जो डायमीटर है वो नैरो है, और नैरो होने के वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पे ग्लोमरुलस में प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर के वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ पे फ़िल्टर होना स्टार्ट हो जाता है, फ़िल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। और नीचे की तरफ जब ये आएगा फ़िल्टर होके, तो वो आएगा आपका फ़िल्टरेट, जिसको आप इम्प्योरिटी बोल सकते हैं, जिसको आप इम्प्योरिटी बोल सकते हैं। बट ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ एक्सेस मटेरियल भी होंगे, वाटर भी होंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ओनली जो है वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ इसेंशियल मटेरियल भी होंगे, बट वो इसेंशियल मटेरियल एक्सेस अमाउंट में है, इसलिए यहाँ पे फ़िल्टर हो रहे हैं। और वाटर तो एक मीडियम है, वाटर के फ्लो के साथ वो आएगा। ठीक है, बट मैक्सिमम जो कंटेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो इफरेंट आर्टिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, जो आपका प्योर ब्लड है वो इफरेंट आर्टिकल्स में जाएगा। इफरेंट आर्टिकल्स पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क में ओपन होंगे। पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो रीनल वेन्यूल्स में जाएंगे। रीनल वेन्यूल्स रीनल वेंस में ओपन होगा, और फिर वो किडनी के बाहर जाकर वो वेना केवा के हेल्प से वो राइट एट्रियम में ब्लड का फ्लो कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ यहाँ पे इम्प्योरिटी है वो है आपका वेस्ट मटेरियल, और कुछ एक्सेस मटेरियल है जो आपने डाइट में ले रखा है, जिनका कंजम्पशन यूटिलाइजेशन बॉडी में इमीडिएट नहीं है, तो वो बाहर निकलेंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि डिग्री ऑफ रीएब्जॉर्प्शन के बेसिस पे, डिग्री ऑफ रीएब्जॉर्प्शन के बेसिस पे मटेरियल्स का फिल्टरेशन होता है। ठीक है, जब आप डिग्री ऑफ रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे दो कैटेगरी बनेगी। एक मिलेगा आपको लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और एक मिलेगा आपको हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। जो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट या यूज़फुल मटेरियल होंगे जो एक्सेस अमाउंट में होंगे। ठीक है, ये लाइन ध्यान देना होगा कि जब आप डिग्री ऑफ रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के बेसिस पे दो तरह के जो है सब्सटेंसेस ब्लड में होंगे। फर्स्ट जो होगा वो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होगा, और सेकंड जो होगा आपका हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होगा। ठीक है, जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में रिटेन रहेंगे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जिनका थ्रेशोल्ड्स वैल्यू कम है, लो है, वो बॉडी से एलिमिनेट होंगे ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो सेकेंड नेम है वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिकॉज ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उसी का फिल्ट्रेशन हो रहा है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम को बनाते रहिए साथ में, और देन मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ग्लोमेरुलस से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई बैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। बैरियर अगर नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बैरियर जो है वो 3 लेयर्ड बैरियर है, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दो। फर्स्ट जो बैरियर होगा वो होगा ग्लोमेरुलस के जो कैपिलरी है उसकी वॉल होगी। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है, कैपिलरी में प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल्स जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो है बैरियर होगा। तो ये आपका क्या है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ये फर्स्ट लेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड जो लेयर होगा वो होगा इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल, इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये भी क्या है, एंडोथीलियम की लेयर है। ठीक है,
ये क्या है, एंडोथेलियम की लेयर है, और इन दोनों के बीच में जो थर्ड जो लेयर होगा वो होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये ग्लोमेरुलस की सिंगल कैपिलरी है, और कैपिलरी के अंदर ये आपको क्या दिख रहा है, एंडोथेलियम लेयर दिख रही है कैपिलरी की, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये है आपका इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल जो इपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 लेयर हैं, और इनसे क्या होगा, ब्लड का फिल्टरेशन होगा। जब ब्लड आएगा यहाँ से पास करेगा, ठीक है, ये ब्लड सपोज दैट आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है नीचे की तरफ आएंगे जिनका थ्रेशोल्ड लेवल लो होगा वो फिल्टर होंगे, और जिनका थ्रेशोल्ड हाई होगा वो फर्दर ब्लड के फ्लो के साथ वो इफरेंट आर्टियोल्स में मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि फिल्टरेशन होगा तो फिल्टरेशन के लिए पोर होना चाहिए, पोर या स्लिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप समझ लो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कैपिलरी, कैपिलरी में आपको यहाँ पे पोर्स दिख रहे हैं, और एक्चुअली में ये पोर कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, ये पोर ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। कुछ स्पेशल टाइप का ये कैपिलरी है जिसमें जो है एंडोथेलियम लेयर में जो पोर्स होते हैं उनकी साइज़ कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा होता है। तो उस पोर से जो है ब्लड फिल्टर आउट होता है, मतलब कि वहाँ से वेस्ट मटेरियल, एक्सेस मटेरियल वहाँ से पास होके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल को क्रॉस करेंगे। इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल्स में आपको मिलेगा क्या, स्लिट पोर्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, स्लिट पोर मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप फिल्टरेशन पोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिल्टरेशन पोर भी आप बोल सकते हैं, और उस फिल्टरेशन पोर से वेस्ट मटेरियल जो है ये पास होके नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जाएंगे कहाँ पे, ये पीसीटी में जाएंगे। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे आपने ये भी देखा कि ब्लड जो है वो, जो प्योर ब्लड है वो इफरेंट में जा रहा है, और जो इम्प्योरिटी है नीचे आ रहा है। तो ये जो नीचे जो आ रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, कोई भी चीज़ नीचे फिल्टर हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसके लिए कौन सा प्रेशर इन्वॉल्व है ये हमको समझना होगा। यहाँ पे जो प्रेशर इन्वॉल्व होगा फिल्टरेशन के लिए वो कौन सा प्रेशर होगा, इफ़ेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर। इफ़ेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर के हेल्प से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है या फिल्टरेट है वो नीचे पीसीटी की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस के अंदर जो है ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, तो उस प्रेशर को मैनेज हम करते हैं किससे, रेनिन से। रेनिन एक हार्मोन है, और उस हार्मोन के हेल्प से जो है अगेन जीएफआर मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बैलेंस कर लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ग्लोमेरुलस में कभी कभी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। उस प्रेशर को हम मैनेज कैसे करते हैं, रेनिन से मैनेज करते हैं। और रेनिन जो है वो किडनी के एक पर्टिकुलर सेल से फॉर्म होता है। रेनिन जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो रेनिन के हेल्प से क्या होता है, जो लो प्रेशर वाला जो ब्लड है वो अगेन नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसको बोलते हैं जॉक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स। जॉक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ये है कहाँ पे, एफरेंट आर्टियोल्स में है। और इनसे क्या प्रोड्यूस होगा, रेनिन। रेनिन प्रोड्यूस होगा तो रेनिन क्या करेगा, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, प्रेशर को बढ़ा देगा। अगर बाय द वे किसी भी वजह से यहाँ पे प्रेशर अगर लो है तो रेनिन उस प्रेशर को इंक्रीज़ करके और उसको नॉर्मल कर देगा, इंक्रीज़ करके नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर कोई भी बॉडी हेल्दी है तो वो नॉर्मल स्टेज में हर एक प्रोसेस को लाना चाहता है, हर एक प्रोसेस को नॉर्मल स्टेज में लाना चाहता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, ठीक है, या यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या है, लो हो गया है। और लो हो गया तो वो कैसे मैनेज होगा,
वो मैनेज होगा, रेनिन से मैनेज होगा। रेनिन प्रोड्यूस फ्रॉम जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स एंड जॉक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स फाउंड इन द एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल्स। तो इस तरीके से प्रेशर जो है यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक फार्मूले को, ठीक है। यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसके हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा प्रेशर है जिसके वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। और इस टॉपिक को अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं और आप 100 रुपीज़ में से अपने 3 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड्स को आपने कुछ पैसे दे दिए, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, वो आप थर्ड वाले को देंगे और थर्ड वाले का आपको अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान सुनिए, सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपने अपने फ्रेंड जैसे कि ब्रिजेश सर को आपने दिया 50 रुपीज़, ठीक है, समीर सर को दिया आपने 30 रुपीज़, ठीक है। और आपके पास अभी कितना बचा, 30 और 50 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 को आप 100 से माइनस जब करेंगे तो बचेगा क्या, 20। तो ये जो 20 रुपीज़ है ये तो रिमेनिंग बचा और ये आप अपने थर्ड फ्रेंड को देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे टोटल एक प्रेशर होता है और 2 जो है पार्शियल प्रेशर होते हैं। दोनों को हम उस टोटल प्रेशर से माइनस करते हैं तो जो फोर्थ जो प्रेशर है वो आपका निकल जाता है और वही आपका क्या होता है, इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, जिसको मैं फार्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा अभी, ठीक है। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे एक प्रेशर के बारे में बताया। वो प्रेशर क्या था, इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के हेल्प से क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रमोट होगा। मतलब ये जो प्रेशर है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए सपोर्ट करेगा। और इस प्रेशर का एक मतलब फाइंड आउट करना हो तो एक अपना एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। बट फार्मूले से पहले मैं डिस्कस करूँगा एक पॉइंट को जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट यहाँ पे उसका रिलेशन है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो पंप होता है वेंट्रिकल से पर मिनट, ठीक है। वेंट्रिकल से पर मिनट जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होगा वो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा। अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन ये होगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और ये जो कार्डियक आउटपुट है अगर आपको याद होगा तो ये 5.5 लीटर था, 5.5 लीटर था। और इसका 1/5 पार्ट जो होगा वो होगा 1100 to 1200 मिलीलीटर। 1100 to 1200 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये जो है पर मिनट कहाँ पे आएगा, पर मिनट आएगा ग्लोमेरुलस में। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा ग्लोमेरुलस में आएगा, वो भी पर मिनट, ठीक है, ये ध्यान देना है, पर मिनट ये वॉल्यूम आएगा। और उसी का क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। ये जो भी वॉल्यूम ब्लड का आ रहा है वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करेगा और उस प्रेशर के हेल्प से क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब आते हैं फार्मूले की तरफ, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि एक फार्मूला है यहाँ पे। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है आपका, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है जिसमें इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, इज द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन। मतलब कि वो जो फिल्ट्रेशन प्रेशर जो प्रमोट करेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, ठीक है, वो टोटल प्रेशर जो प्रमोट करेगा किसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगा। और यही आपका क्या होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये जो है हमको फाइंड आउट करना है और जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको इन सारे की वैल्यू पुट करनी होगी। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको तो पहली बात वैल्यू को लर्न करना होगा। इसका होता है 60 वैल्यू, ठीक है, माइनस कर देंगे आप
ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो ये होता है आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। और देन कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है आपका 18, क्या होगा 18, ठीक है। तो ये आप फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और जब वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा क्या आपको 10 mmHg मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 10 mmHg होगा। और यही जो वैल्यू होगी ये एक्चुअली क्या होगा इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये क्या होगा इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। तो ये तो फार्मूला हो गया और फार्मूला में आपने जो है डिजिट्स अप्लाई कर दिए तो लास्ट में आपको इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको मिल गया। बट यहाँ पे जो भी ये प्रेशर के कंपोनेंट्स हैं इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये एक्चुअली में प्रेशर कैसे जनरेट होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। जब आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं, जो यहाँ पे टॉप कैपिलरी था जिसको आप क्या बोल रहे थे ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का प्रेशर है उस प्रेशर का वॉल्यूम क्या है 60 है और यही वो प्रेशर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस में जो भी ब्लड का प्रेशर है वही क्या है आपका ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। देन सेकंड आपका क्या है, सेकंड है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो आपका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक्चुअली में ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्बुमिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है, ये क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स है। तो उनका भी एक प्रेशर होगा, उनका भी एक प्रेशर होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आपके लिए मेंशन कर रखा ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको पता है, आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे आपने सब पढ़ा है ये सारी बातें, ठीक है। अब आते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वहाँ पे जनरेट होता है ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है उसके वजह से ये होता है और ये फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करता है, ये फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देखो यहाँ पे ब्लड आर फिल्टरेट द ऑक्यूपाई द बोमन कैप्सूल्स एंड रेजिस्ट फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 18 है, इसकी वैल्यू 32 है और इसकी वैल्यू 60 है, जिसको मैंने फार्मूले में अप्लाई करके और यहाँ पे क्या निकाला 10 mmHg निकाला। ये 10 mmHg जो है यही क्या है आपका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है और यही फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये प्रमोट करेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। तो ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा है इस फार्मूले को आपको लर्न करना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ GFR, रेगुलेशन ऑफ GFR, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ जब GFR जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर फंस जाते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। फार्मूला तो आप एक बार समझ लिए, उसमें आप वैल्यू पुट कर दिए तो आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है, जो भी होगा प्रेशर वगैरह। बट जो आप रेगुलेशन ऑफ GFR की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है NCERT ने हार्डली 2 और 3 लाइन्स मेंशन किया है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और मैं अभी जो समझाऊंगा उसमें आपको सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए करना क्या है कि जब आप रेगुलेशन ऑफ GFR टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले टॉपिक का एक अलग सेपरेट हेडिंग आप डालेंगे और वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि ये जो GFR है ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि GFR क्या है, तो मैंने आपको बताया कि GFR द अमाउंट ऑफ द फिल्टरेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, मतलब कि फिल्टरेट का एक अमाउंट है जो किडनी से पर मिनट फॉर्म हो रहा है, वही क्या है आपका GFR है, ठीक है, वही क्या है GFR। जब पर मिनट अप्लाई कर दिया दैट मीन्स कि यहाँ रेट की बात होगी। यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या मेंशन है, द अमाउंट ऑफ द फिल्टरेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, मतलब पर मिनट कितना फिल्टरेट बन रहा है ये है GFR, ठीक है। और हेल्दी इंडिविजुअल्स में इसका एक वैल्यू फिक्स है, ठीक है, वो क्या है 125 ml पर मिनट। ये भी आपको लर्न करना है, ये NCERT में मिलेगा, ठीक है। देन
अगर पूरे 24 आवर्स में आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो निकल जाएगा क्या, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। ठीक है, तो ये आपका GFR हो गया। एक हेल्दी पर्सन में GFR कितना होता है ये भी पता हो गया। रेगुलेशन ऑफ GFR में आपको नेफ्रॉन्स के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनका पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, नॉर्मली जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, नेफ्रॉन का जो डायग्राम बनाया था वो तो समझाने के लिए बनाया था, लेकिन जब एक्चुअल बात करेंगे नेफ्रॉन की तो नेफ्रॉन में कुछ पार्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप एसेंडिंग लिम्ब से ऊपर जाते हैं, ठीक है, DCT की तरफ जाएंगे तो DCT का जो पार्ट है वो मैंने अलग से बना रखा था, सेपरेट साइड में बना रखा था। बट इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि DCT कहाँ पे है, DCT जो है वो इफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल्स के बीच में है। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स के बीच में जो है वो क्या है, DCT है। ठीक है, और यही DCT मैंने साइड में बना रखा था लास्ट वीडियो सेशन में। अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो लेक्चर तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि DCT मैंने साइड में बनाया। बट अगर आप एक्चुअल में फंक्शन की बात करेंगे, किडनी के फंक्शन की बात करेंगे, नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग नेफ्रॉन्स के कंपोनेंट्स जो है एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे। और यहाँ पे जो नोटिसेबल पॉइंट है वो ये है कि DCT जो है वो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स के बीच में है। और एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स आपको मैंने बताया था कि ये बोमन कैप्सूल्स के साइड में होते हैं, बोमन कैप्सूल्स के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोमन कैप्सूल है और ये एफरेंट है और ये इफरेंट है और ये हो गया आपका DCT। ठीक है, ये पहले पोजीशन आपको समझने की ज़रूरत है। रिमेनिंग चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ये जो है आपका PCT होगा, ये डिसेंडिंग लिम्ब होगा, ये असेंडिंग लिम्ब होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ होंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे हम समझने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ GFR। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ GFR के जो है इसके लिए एक पर्टिकुलर सेंसिटिव रीज़न होता है, एक पर्टिकुलर सेंसिटिव रीज़न होता है। ये लाइन आप NCERT के GFR अगर आप रेगुलेट करना समझ रहे हैं तो ये जो रेगुलेशन है ये कहाँ पे होगा, एक पर्टिकुलर सेंसिटिव रीज़न में होगा। और वो पर्टिकुलर सेंसिटिव रीज़न ये है। ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर सेंसिटिव रीज़न है जो रेगुलेशन ऑफ GFR के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ GFR के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस रीज़न में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 4 आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे जो उस सेंसिटिव रीजन के पार्ट हैं, उस सेंसिटिव रीजन के पार्ट हैं और वही GFR के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, एफरेंट आर्टियोल्स और ये क्या है आपका इफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल्स में मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल होगा जो जॉक्स्ट्रोग्लोमुलर सेल होगा। ठीक है, JG सेल्स भी बोल सकते हैं इसको, JG सेल्स भी बोल सकते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ सेल्स होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा। और यहाँ से मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर सेल से रेनिन प्रोड्यूस होगा और रेनिन जो है ये GFR की रेट को बढ़ाता है, GFR की रेट को बढ़ाता है। बाय द वे किसी पर्सन में, किसी इंडिविजुअल में GFR का रेट जो है वो लो हो गया है तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि वो इंक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ करके वो लो से नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा, लो से नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा। पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला कि जब, ठीक है, GFR का रेट लो होगा उस टाइम पे रेनिन जो है क्या करेगा, लो GFR को हाई करेगा। और ये जो रेनिन है, रेनिन का एक्चुअली फंक्शन क्या है, रेनिन का फंक्शन ये है कि जब GFR लो हो जाता है तो GFR लो को जो है ये हाई करता है और हाई करके नॉर्मल कर देता है, हाई करके नॉर्मल कर देगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में बढ़ाएगा लेकिन जैसे ही एक हेल्दी पर्सन में जो GFR का जो भी वैल्यू होता है, ठीक है, उसके इक्वल करने के बाद ये छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हेल्दी बॉडी है तो वो हर एक प्रोसेस को हेल्दी रखने की कोशिश करता है। तो जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा फिर रेनिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, रेनिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, नॉर्मल होने के बाद आप ध्यान देंगे कि सेकेंड जो कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर सेंसिटिव रीजन का वो है आपका मैकुला डेंसा।
मैकुला डेंसा। ठीक है, मैकुला डेंसा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेम आपने पहली बार सुना है। ठीक है, मैकुला डेंसा कहाँ पे है? डीसीटी में है। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी ये कहाँ पे है? डीसीटी में है, बट आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आंसर दूसरा मिलेगा आपको। ठीक है, मैकुला डेंसा डीसीटी में है। ये क्या होता है? सेलुलर मॉडिफिकेशन होते हैं। ये क्या होते हैं? सेलुलर मॉडिफिकेशन होते हैं। एक्चुअली में डीसीटी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्यूबाइडल जो है, क्यूबाइडल विदाउट ब्रश बॉर्डर यहाँ पे सेल्स होते हैं, और यहाँ पे ये जो सेल हैं क्यूबाइडल सेल्स, ये टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, टाइटली पैक हो जाएंगे और इनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इनके नंबर इंक्रीज होंगे और देन वो टाइटली पैक हो जाएंगे, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मैकुला डेंसा। और जो टाइटली पैकिंग हो रही है या नंबर इंक्रीज जो हो रहा है, उसी के बेसिस पे बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है? सेलुलर मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? सेलुलर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये सेकेंड कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर सेंसिटिव रीजन का, जो सेंसिटिव रीजन रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो यहीं पे होगा। ठीक है, ये जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, वहाँ पे बीच बीच में होंगे, और एक और है ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, ये दो सेल्स यहीं पे प्रेजेंट होंगे, बट इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। एनसीईआरटी जो डिस्कस करता है वो ओनली जॉक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को डिस्कस करता है और मैकुला डेंसा को डिस्कस करता है। यही दोनों जो है ये रेगुलेशन ऑफ जीएफआर करेंगे, यही दोनों जो है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ रेनिन का फंक्शन भी आपको बताना होगा, और ये सब मिलके क्या करेंगे? जीएफआर की रेट को रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पे इंक्रीज़ करना और ज़रूरत करने पे डिक्रीज़ करना, दोनों होता है। वो ट्यून होता है, जैसे कि आप किसी स्पीकर का वॉल्यूम जो है हाई और लो करते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पे भी जब जीएफआर लो होगा तो हम हाई करेंगे, और जब हाई हो जाएगा तो लो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जीएफआर का रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है मैंने डिस्कस किया है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम आएंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन पे। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अब डिस्कस करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज मैंने आपको बताया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ यूज़फुल मटेरियल भी फिल्टर होते हैं, और वो पीसीटी से होते हुए आगे जाते हैं। ठीक है, और वो बॉडी में रिटेन होना चाहिए, वो बॉडी में जो यूज़फुल मटेरियल है वो रिटेन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो यूज़फुल है, और यूज़फुल हैं तो वो बॉडी के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का क्या होना चाहिए? रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड इवेंट है यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस का, और ये कहाँ पे होता है? ये ऑल ट्यूबुलर पार्ट्स, दैट मीन्स कि जब आप बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनिल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनिल, डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? आपका ट्यूबुलर पार्ट है, और यहाँ पे क्या होने वाला है? रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिल्ट्रेट जो पीसीटी में जाता है उसका 99% जो है वो क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूरिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, और जब रीअब्जॉर्ब होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रिवेंट होगा लॉस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर लॉस होने से प्रिवेंट होगा, क्योंकि वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और आपको पता है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट बॉडी का कंपोनेंट है। ठीक है, वाटर हमारे डिफरेंट प्रोसेस को मैनेज करता है, तो बॉडी में इसको रिटेन होना चाहिए, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में इसका जो लॉस होना है वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और आयंस भी रिटेन होते हैं बॉडी के अंदर। जब रिटेन होते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेथड कौन कौन सा अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ
ट्रांसपोर्ट मेथड की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट मेथड की। और ट्रांसपोर्ट मेथड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। जब आप इसेंशियल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके रीअब्जॉर्ब होगा। और जब आप नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे तो वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगे, पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगे। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी 100% नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट मीन्स कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये 100% बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये 100% बाहर नहीं निकलेंगे, इनका एक वॉल्यूम बाहर निकलेगा, बट ये 100% बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। सपोज दैट आपके बॉडी में टोटल जो है यूरिया है 20 ग्राम, ठीक है, तो उसका 50% या 70% बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है, देन रिमेनिंग बॉडी में रहेगा। फिर अगेन जब यूरिया का फॉर्मेशन होगा तो वो यूरिया फिर से पीरियोडिकली बाहर होगा। मतलब 100% कभी भी वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाता है, ठीक है। कुछ जाएगा और कुछ बॉडी में रिटेन होगा। तो उसके रिटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि पैसिव मेथड से ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं। और जो इसेंशियल वाले हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, मिनरल्स, ये क्या होंगे, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसपोर्ट मेथड के बारे में बताया और इसमें आपने देखा कि जो यूज़फुल हैं वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो वेस्ट हैं वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जब रीअब्जॉर्प्शन होता है तो रीअब्जॉर्ब होके वो जाता कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि नेफ्रॉन का जो भी पार्ट है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वहाँ से रीअब्जॉर्ब मटेरियल्स मूव करेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है नेफ्रॉन्स के सराउंडिंग जो स्पेस है वो क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। और उसके बाद से वो ब्लड में बताया था कि ब्लड जो है इफरेंट आर्टियोल्स में है, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में है और वासा रेक्टा में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इफरेंट आर्टियोल्स मेंशन नहीं करना, यहाँ पे आपको मेंशन करना है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क एंड वेसा रेक्टा, ठीक है। वेसा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या रीअब्जॉर्ब होंगे, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और सम अदर वेस्ट मटेरियल भी रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब भी वेस्ट मटेरियल की बात होगी तो आपको 100% ये नहीं समझना है कि 100 का 100% बॉडी से रिमूव होगा, थोड़ा अमाउंट रिमूव होगा और रिमेनिंग जो होगा बॉडी में कंटेन रहेगा, ठीक है। ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है और ऐसा ही होता है, ठीक है। 100% वेस्ट मटेरियल एक साथ, ठीक है, एट ए टाइम वो रिमूव नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करना होगा, अदरवाइज़ आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पाथ के बारे में हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड इवेंट के बारे में। थर्ड जो इवेंट है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है तो कहाँ पे होता है, ये पीसीटी और डीसीटी में होगा। दैट मीन्स कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस ये है कि जो बॉडी फ्लूइड हमारे अंदर है, बॉडी फ्लूइड आपको पता है लिम्फ है, ब्लड है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। लिम्फ, ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दीज आर द टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है आयंस जो हैं या एसिड बेस ये क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस के हेल्प से। और यहाँ पे भी एक्टिव और पैसिव मेथड से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, अमोनिया होता है, पोटेशियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। और ये सारा जो आयन सिक्रीट हो रहा है ये आगे मैं डिस्कस करूंगा जब मैं बताऊंगा फंक्शन ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वहाँ पे डिटेल करूंगा। बट आपको ये दिमाग में रखना है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस इज ए थर्ड इवेंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। इट अकर इन डीसीटी एंड पीसीटी एंड इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ आयंस एसिड बेस इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पे जो सल्यूट जो सिक्रीट होंगे वो क्या होंगे, अमोनिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये
मोस्टली होंगे, ठीक है, और किस मेथड से होंगे, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से होंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पाथ होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें सीक्रेट हो रही हैं वो एक्चुअली में कहाँ से कहाँ जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए एक डायग्राम आप ध्यान रखिए। सपोज दैट ये आपका क्या है, बोमन कैप्सूल है, हमेशा की तरह ये बोमन कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी है, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग, असेंडिंग और डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और एक कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें जो है बाहर निकलती है, यहाँ से चीज़ें, तो यहाँ से आप ध्यान दो, यहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं, ठीक है, ये अंदर आएंगी, ठीक है, अगर ये भी आप बना लो टोटल, तो यहाँ से अंदर आएंगी चीज़ें, तो सराउंडिंग में वहाँ से अंदर की तरफ आएंगी और नेफ्रॉन्स में आ जाएंगी, और ये जो चीज़ें आएंगी ये यूरिन का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाथ होगा वो क्या होगा, आपका पाथ होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से नेफ्रॉन की तरफ, इंटरस्टिशियल से नेफ्रॉन की तरफ, और इंटरस्टिशियल से पहले क्या होता है, ब्लड के जो वेसल्स होते हैं वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, ठीक है, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क वासा रेक्टा से जो भी आएगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन्स के अंदर जाएगा, ठीक है, वाया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, और ये जो आपका आएगा ये फिल्टरेट का पार्ट होगा, और फिल्टरेट ही लास्ट में क्या होता है, यूरिन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ट्यूबुलर सिक्रीशन में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहीं पे ये टॉपिक फिनिश हो गया आपका। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक आपका छूट गया था, वो था टाइप ऑफ नेफ्रॉन, उसको देखते हैं। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, उसके बाद से ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स में फर्स्ट जो नेफ्रॉन है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है, क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। सेकेंड जो है वो है आपका जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है, आप याद रखना, जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन ए किडनी, बट इनका परसेंटेज क्या है, डिफर करता है, ये 85% है तो ये है 15%, ठीक है। इनकी लोकेशन की बात करें तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, किडनी का डायग्राम बनाएंगे जब किडनी का, तो ये आपका जो सेंटर का पार्ट होगा ये होगा मेडुला, और ये जो होगा ये होगा कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनिल होता है वो पार्सली एम्बेडेड होता है, पार्सली एम्बेडेड मतलब कि इसका लेंथ कम होगा, बट जब आप जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करेंगे, जॉक्स्टा मेडुलरी, तो वहाँ पे जो होगा लूप ऑफ हेनिल जो है वो फुली एम्बेडेड होगा, फुली एम्बेडेड। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये क्या है जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और ये जो है आपका क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, ये क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो इसका लूप ऑफ हेनिल शॉर्ट होगा, इसका लूप ऑफ हेनिल लॉन्ग होगा और एम्बेडेड होगा मेडुला पार्ट ऑफ किडनी में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब वाटर कंटेंट हमारे बॉडी में बैलेंस रहता है, मतलब कि ऑप्टिमम अमाउंट्स में अगर वाटर है बॉडी में, तो उस टाइम पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का वर्क होता है, और जब वाटर की डिफिशियंसी होती है, वाटर जब कम हो जाता है बॉडी में, तो उस समय फंक्शन किसका होता है, जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का होता है, जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स जो हैं डेजर्ट रीजन में होते होंगे उनमें जो है जॉक्स्टा मेडुलरी का फंक्शन प्रीडोमिनेंटली होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ नेफ्रॉन टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो आपका स्टार्ट होगा न्यू टॉपिक है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, लेक्चर्स रिवाइज करिए क्योंकि लेक्चर आपका ज़्यादा हो चुका है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, ठीक है।